हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल चैंपियन वाला मैथ पे। तो आज की क्लास में देखिए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 1 है जो कि साइंस का है। सॉरी, चैप्टर नंबर आपका 10 है। ठीक है, चैप्टर नंबर आपका कितना है जी? 10 है। लेकिन अगर फिजिक्स की बात करा जाए, फिजिक्स की, तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, लेकिन साइंस में क्या होता है 10वां में जी? सब एक के साथ दे देता है, इसीलिए यहाँ पे चैप्टर 1 लिख दिए। 10 है लेकिन आपके एनसीईआरटी के अनुसार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, इसको जो है याद रख लेना है जी। और जो है ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है साइंस पे, तो आप लोग जो है इस वीडियो पर जितना लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और जो है कहिएगा कि इससे आगे और भी वीडियो लाया जाए, तो बिल्कुल लाया जाएगा जी। चलिए आज की हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बिना कुछ देरी के। देखिए आपका जो पहला प्रश्न है, यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि वाहनों में उत्तल दर्पण ही क्यों लगाया जाता है। यानी पूछ रहा है कि वाहन जो होते हैं उसमें सिर्फ उत्तल दर्पण ही मतलब क्यों लगाया जाता है। तो देखिएगा हमारा आंसर सुनिएगा क्या है। क्योंकि उत्तल दर्पण सदैव सीधा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि जो उत्तल दर्पण होता है वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, अर्थात लंबी दूरी के भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होता है। ठीक है, बाहर की ओर मतलब उभरा हुआ होता है, यानी कि इस टाइप का होता है। इसीलिए जो है ये क्या करता है जी, बहुत सारी दूर से वस्तु जो आती है उनका जो है आसानी से ये प्रतिबिंब बना देता है। इसीलिए जो है वाहनों को जो वाहनों में जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। क्या प्रश्न था जी? वाहनों में उत्तल दर्पण ही क्यों लगाया जाता है? तो हमने आपको बतलाया क्योंकि उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये प्रश्न समझिए कि एक नंबरिया एक बन गया। उसी तरह से पूछेगा इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, यानी कि लंबी दूरी के वस्तुओं को भी वास्तविक प्रतिबिंब बना देता है। क्योंकि ये बाहर की ओर क्या होता है जी? वक्रित मतलब कि उभरा हुआ होता है, यानी कि इस टाइप का होता है। इसका अंदर वाला भाग क्या होता है? रंजित किया होता है। ठीक है, ये रहा हमारा पहला प्रश्न। अब चलिए जी चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, ये आपका प्रश्न है। देखिएगा क्या उत्तर है। उत्तर है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण को अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यहाँ तक अगर समझ में आया होगा, पिछले आपने क्लास किया होगा तो आपको समझ में आया होगा। नहीं तो देखिए समझाते हैं। माध्यम का मतलब क्या है? मान लीजिए एक वस्तु हवा, हवा और सभी जगह है। अगर मान लीजिए हवा से हम लोग, ये हमारा जो पाई दिए है ये आपका कांच है। अगर हवा से जो है प्रकाश यहाँ तो हवा में आई, सीधा आई जितनी चाल से आ रही थी, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या करेगी, ये यहाँ पे कांच को प्रतिच्छेद करके अंदर से होकर के गुजरना चाहेगी। तो जैसे ये गुजरेगी तो ये तो हमारा था एक माध्यम, माध्यम माध्यम ये हमारा माध्यम फर्स्ट था क्योंकि वाई था, और दूसरा माध्यम ये है क्या है जी? कांच। तो ये माध्यम माध्यम 2 हो गया। तो वही कहता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से ये जो आएगी ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपका अपवर्तनांक यानी कि वाई का अपवर्तनांक बहुत कम होता है, और उसकी अपेक्षा अगर बात करें तो आपका कांच का बहुत ज्यादा होता है, यानी कि उसमें कण बहुत सटे सटे होते हैं। तो इसीलिए जब आता है तो उसके कण जो है इसको क्या करते हैं जी, ये हमारा बीच में लंब हो गया और लंब की तरफ इधर मोड़ देते हैं, थोड़ा सा मोड़ देते हैं। जाना चाहिए इसे सीधा, लेकिन थोड़ा सा मुड़ जाती है। तो यही कहता है जब ये विचलित हो जाता है तो यही हमारा क्या कहलाता है जी? प्रकाश का जो है अपवर्तन कहलाता है। तो इसको याद कर लेना है जी। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के किरण को अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। सिंपल सा बात है जी। यहाँ तक आप लोगों को ये तो डायग्राम से समझाए हैं। ठीक है, लेकिन इसको याद कर लेना है जी। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा यही सर्च कीजिएगा चैंपियन वाला मैथ, तो वहीं पे आपको टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा, टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा तो ठीक है, वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा जी। चलिए जी अगला प्रश्न आपके सामने है। तीसरा नंबर कह रहा है अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अभी अपवर्तनांक का बात हुआ है। अपवर्तनांक आखिर कहते हैं किसे है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह विचलन माध्यम और उस माध्यम की प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। अतः अपवर्तनांक माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। ठीक है, माध्यम अपवर्तनांक क्या होता है जी? माध्यमों में जो है
अपवर्तनांक माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। ठीक है, अब देखिए हमने कहा जो जितनी वस्तु, मान लीजिए ये ठोस आपका क्या है, कांच है, कांच, इसके कण क्या होंगे, सटे सटे होंगे, तो इसमें अपवर्तनांक क्या होगा जी, अधिक होगा। यानी जो आपका अपवर्तनांक यानी सटे सटे कण है, इसमें अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर वही बात करें वायु में, तो वायु में आसानी से प्रकाश जो है पार कर जाता है, इधर उधर घूम जाता है, जितना स्पीड से चलता है उतना स्पीड से कांच में नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, वायु का जो कण है अलग अलग है, तो यही है अपवर्तनांक। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी आपको प्रश्न समझ में आया होगा जी। चलिए, अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में आसानी से पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भी कमेंट बॉक्स खुला रहता है। चलिए जी, 4 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो किस प्रकार मुड़ती है। अभी हमने बतलाया जी कि मुड़ जाती है प्रकाश एक माध्यम से। मान लीजिए यहाँ पे कांच दिए थे, क्या दिए थे, कांच दिए थे, और यहाँ पे हवा दिए थे। ठीक है, हवा यानी कि वायु। तो ये जब प्रकाश जा रही थी तो ये क्या हो रहा था जी, मुड़ जा रही थी। लेकिन कब, किस स्थिति में मुड़ेगी, कैसे मुड़ेगी, इसके बारे में हमको जानना है, यही बतलाना है जी, किस तरह मुड़ती है। आखिर मुड़ने के लिए भी कोई रूल नियम होगा ना जी, तो सुनिए आपका रूल क्या है। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम विरल दूसरे माध्यम सघन में जाती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। आइए चर्चा करते हैं। अभी हमने आपको बस सामने लिखा है यहाँ पे, ये क्या है जी, थोड़ा मोटा कर देते हैं, ये आपका कांच है और ये हमारा हवा है। हवा की बात करते हैं, इसके कण अलग अलग है, तो इसको कहते हैं सघन। किसके अपेक्षा, सॉरी 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 माफ कीजिएगा, एक मिनट, इसको कहते हैं विरल। दो वस्तु ले रहे हैं तभी जो है हम उसका क्या कर पा रहे हैं जी, रिलेट कर पा रहे हैं कि कौन सघन है कौन विरल है। ये बदलता रहता है। अभी हवा जो है आपका विरल है, हमें और दूसरा कोई एथी लेंगे जिसमें कण क्या होंगे जी, अलग अलग होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो विरल हो जाएगा, ये सघन हो जाएगा उसके अपेक्षा। तो ये ध्यान रखिएगा, बदलता रहता है। तो ये विरल हो गया। और कांच की बात करें तो कांच के कण क्या होते हैं जी, सटे सटे होते हैं, तो ये हमारा क्या होगा जी, ये हमारा सघन हो गया, सघन हो गया। ठीक है, तो यही, तो ये जब सघन से विरल में जाएगा, अगर प्रकाश ऐसे आ रहा है तो ये हमारा बीच में अभिलंब होता है, तो इसको जाना चाहिए इससे सीधा, लेकिन यह करेगा कि अभिलंब की ओर झुक जाएगा। यानी कि जब कोई ताकतवर आदमी के सामने कोई जाता है तो क्या करता है जी, झुक जाता है। उसी तरह यहाँ पे जो है, ये पहले तो आ रहा था तो क्या था जी, कण बहुत आराम आराम से, कण इधर उधर थे तो आराम से चला आया, लेकिन जैसे आया तो यहाँ पे जो आया तो कांच में जो है कण क्या थे, सटे हुए थे, तो ये क्या हुआ जी, मोड़ दिए इसको। अब दूसरा देखिए, इसी में को समझते हैं। अगर मान लीजिए ये आपका कांच है, इतना मोट, थोड़ा मोट बना लेते हैं क्योंकि इसी में से प्रकाश को हमको गुजारना है। ये आपका कांच है, ये मान लीजिए हवा है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये आपका कांच है, ये आपका हवा है। अगर मान लीजिए कि, एक मिनट दूसरा कलर ले ले, यहाँ पे कौन सा, यह वाला। तो देखिए, अगर मान लीजिए प्रकाश जो आ रहा है कांच से होते हुए आ रहा है, तो कांच से, तो ये हम जानते हैं सघन है, सघन है। ये हमारा हवा क्या है जी, विरल है, विरल है। ठीक है, एक मिनट यार, ये हमारा हवा क्या है जी, विरल है। ठीक है, तो जब सघन से प्रकाश आएगा तो यहाँ पे तो अभिलंब होता है और इसको जाना चाहिए जी सीधा, लेकिन यह क्या करेगा जी, ऐसे मुड़ जाएगा, क्योंकि इसको फिली जगह मिलेगा तो थोड़ा सा जो है अभिलंब से दूर भाग जाएगा। ये हमारा क्या है जी, अभिलंब। तो वही कह रहा है, जब यही प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है, देखिए पहले सघन से अब विरल में जा रहा है की ओर जाती है, तो वो अभिलंब से दूर भागती है। तो अभिलंब से दूर भागेगी क्योंकि इसको मिला, पहले तो क्या होता जी, पास पास कण थे तो वो जकड़े हुए थे प्रकाश को, और जैसे वो बाहर निकला तो उससे मिला खुला हवा, जैसे हवा मिला तो उसमें कण अलग अलग थे, तो क्या हुआ जी, अचानक से उसको मजा आ गया, मजा आया तो क्या हुआ जी, अभिलंब से दूर भाग गया। चलिए जी, समझ गए। अब चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर कह रहा है स्नेल के नियम लिखिए। कह रहा है स्नेल का नियम क्या होता है, देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण आई, आपतन कोण क्या होता है जी, आई, और अपवर्तन कोण, आपतन कोण की जया यानी कि साइन, जया का मतलब साइन होता है, और आई, ठीक है, ये कोण हो गया। अपवर्तन कोण की जया, आपतन कोण की जया का अनुपात का एक नियतांक होता है, यानी कि अपवर्तन कोण की जया और बट्टा का मतलब अनुपात, और साइन किसका जी, आर का, आर का मतलब अपवर्तन कोण की जाया। ये ऊपर वाला तो जो था परिवर्तन कोण का जाया, ये आपका अपवर्तन कोण की जाया, ये बराबर होता है नियतांक के। नियतांक को हम लोग एन से या म्यू से डिनोट करते हैं, इन दोनों से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। इस नियतांक को दूसरे माध्यम से पहले माध्यम की अपेक्षा अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। यही जो नियम होता है ये हमारा स्नेल का नियम कहलाता है। और ध्यान रखिएगा,
ठीक है, ये क्या होता है जी, स्नेल का नियम होता है। एन बराबर एन जो है आपका अपवर्तनांक है और साइन आई बटा साइन आर, साइन आर। ठीक है, ये एक नंबर में पूछ लिया जाता है, तो इसको जो है ध्यान रखना है। इसमें जितना हम करा रहे हैं इतना समझिए इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ये समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए जी अगला प्रश्न 6 नंबर है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। यानी कि प्रकाश जो है, मान लीजिए कि जैसे हम बतलाए आया सघन विरल से आया और सघन में आया यहाँ पे कहां से, तो मुड़ गया। तो आखिर प्रकाश जो होता है उसके अपवर्तन के क्या नियम होते हैं, कैसे मुड़ेगा, क्या होगा भी, अपने आप मुड़ जाएगा, कहीं पे आकर के मुड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, उसके लिए रूल है। तो देखिए अपवर्तन के जो है कितने नियम होते हैं जी, इसको भी याद रखना है। ये एक नंबर में आता है अपवर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। देखिएगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पे देखिएगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण यानी कि मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है तो अपवर्तित होकर के ऐसे जाएगा। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर यहाँ पे खींचा गया अभिलंब तीनों एक सतह पे है। देखिए यहाँ पे एक है, एक ही तल में है, तो इसको कहते हैं, ये हमारा पहला नियम हो गया। दूसरा देखिए, जब प्रकाश की किरणें दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी पड़ती है तो आपतन कोण आई की जया यानी कि साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। अभी थोड़ा देर बतलाए थे साइन आर, ये क्या होता है जी, नियतांक होता है। ये हमारा क्या है जी, अपवर्तन का नियम है। इसी तरह से आपसे पूछ देगा कोई परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, तो वो भी 2 होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है, उसको भी 1 नंबर में आ जाता है। देखिए जी अब आते हैं 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लेंस की क्षमता क्या है, इसका मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता क्या है, इसका मात्रक क्या है। देखिए जी उत्तर लिखते हैं, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारण या अपसारण करने की मात्रा डिग्री को उसकी क्षमता कहते हैं। यह लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है, इसका सही मात्रक डायप्टर होता है। यानी कि जो आपका पी होता है, यानी कि जो लेंस की क्षमता होती है 1 बटे क्या होती है जी, वो किसके व्युत्क्रम होती है, तो लेंस की फोकस दूरी के, यानी कि 1 बटे एफ होता है। यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, इसको भी ध्यान रखना है जी। और इसका ऐसा ही मात्रक कह रहा था, तो ऐसा ही मात्रक डायप्टर होता है, ठीक है। ये रहा हमारा जी क्या जी, सब्जेक्टिव। आइए देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, ठीक है। पहला आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम कौन कौन है। प्रकाश के परिवर्तन के नियम कौन कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा प्रकाश के परिवर्तन के नियम कौन कौन है जी। तो देखिएगा, आपतन कोण परिवर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी कोण आई बराबर होता है कोण आर के। ये हमारा क्या जी, परिवर्तन पूछ रहा है, तो ये बिल्कुल 1 नंबर सही है, 1 नंबर भी सही है, यानी कि ए सही है। दूसरा कह रहा है आपतित किरण तथा परिवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परिवर्तित किरण, ये दूसरा भी हमारा सही है। उसके बाद कह रहा है आपतन कोण, परिवर्तन कोण। आपतन कोण इसमें कहां से आ गया जी, आपतन कोण इसमें नहीं होता है, परिवर्तन में आपतन कोण, सॉरी आपतन कोण होता है, ठीक है, परिवर्तन कोण भी होता है, लेकिन आपतन कोण और परिवर्तन कोण बराबर होते हैं, बड़ा नहीं होते, ये हमारा गलत है। यानी कि डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए और बी, यानी कि ए ऑप्शन और बी ऑप्शन सही है, तो इसीलिए डी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आंसर आपके सामने आ गया। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा नंबर, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश का एक गुण है। इसमें कौन जो है प्रकाश का एक गुण है, बतलाना है आपका है। प्रकाश, परिवर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, उपयुक्त सभी, ये चारों गुण जो है प्रकाश का है। परिवर्तन भी हो जाता है, अपवर्तन भी होता है और विक्षेपण भी हो जाता है, तो ये हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या जी, तीनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी ऐसे देखिए यहाँ पे आंसर आ गया था, ठीक है। अब चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे तीसरा नंबर, वस्तुओं के दृश्यमान कौन बतलाता है, बनाता है। वस्तुओं को दृश्यमान यानी कि देखने के योग्य कौन बनाता है जी, तो किसके कारण देख पाते हैं, जल के या हवा के या प्रकाश के या धूलकण के, तो हम लोग प्रकाश के कारण देख पाते हैं, सी फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भी। चलिए जी सॉरी 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है, बिल्कुल आभासी भी होता है और समान आकार का भी होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए यहाँ पे, सीधा आभासी तो होता है लेकिन बड़ा आकार नहीं होता है, सीधा आभासी तो होता है लेकिन आकार छोटा भी नहीं होता है, वास्तविक कभी होगा नहीं, यानी कि डी गलत है, सी गलत है, बी गलत है, एक सही है, ठीक है। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं, आपके सामने 5 नंबर है, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित
है क्या कहलाता है? वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी पृष्ठ, तो उसको क्या कहते हैं जी? बाहर वाला अभी थोड़ा देर पहले बतलाए थे, इसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं ना जी। बिल्कुल यहाँ पे जो है हो जाएगा, समतल नहीं है जी, समतल में ऐसे होता है उसका जो है, और अवतल के लिए उसका धंसा हुआ भाग जो है, उभरा हुआ भाग जो है रंजित रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6, गोलीय दर्पण जिसका परिवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोलीय केंद्र की ओर वक्रित होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जी अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल ये ऐसे रहेगा तो इसको कहते हैं, इधर रंजित रहेगा तो इसको कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, ये अभी थोड़ा देर पहले बतलाए हैं। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे 7 नंबर कह रहा है, गोलीय दर्पण के परिवर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के परिवर्तक पृष्ठ केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, वक्रता केंद्र नहीं कहते, और वक्रता त्रिज्या भी नहीं कहते, और मुख अक्ष भी नहीं कहते। ठीक है, क्या पूछ रहा है? गोलीय दर्पण के परिवर्तक पृष्ठ, यानी कि यहाँ पे जो होता है ना गोलीय दर्पण का, यहाँ पे तो ये पोल होता है यानी कि ध्रुव होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछेगा सेंटर वाला तो ये हमारा वक्रता त्रिज्या होता है, सबका ध्यान रखना है जी। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं, चम्मच के अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ कैसा होता है? चम्मच की अंदर की ओर जो होता है, ऐसे चम्मच होता है तो वो कैसा होता है जी? लगभग अवतल होता है, क्योंकि इधर जो होता है, यहाँ से हम लोग चेहरा आराम से देख सकते हैं, तो यहाँ पे लगभग क्या होता है जी? अवतल होता है। यहाँ पे जो है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए जी अगला प्रश्न 9 नंबर देखते हैं, उत्तल दर्पण की वक्रता केंद्र पर पृष्ठ के अंदर की ओर स्थित होता है, पृष्ठ के अंदर की ओर स्थित होता है, क्या होता है जी? ऊपर की ओर, नीचे की ओर, पीछे की ओर, आगे की ओर। वक्रता केंद्र किसके ओर रहता है जी? तो लगभग आगे की ओर हो रहता है या पीछे की ओर रहता है? क्या चीज में? उत्तल में पूछ रहा है, तो उत्तल दर्पण कैसा होता है जी? हमारा ऐसा होता है, तो ये वक्रता के अंदर यहाँ पे सी रहता है, तो ये कहाँ हुआ जी? दर्पण से यहाँ पे हुआ पीछे की ओर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 10 नंबर हमारा प्रश्न है, गोलीय दर्पण का परिवर्तक पृष्ठ एक गोले का लगभग है, इस गोले का केंद्र क्या कहलाता है? इस गोले का केंद्र क्या कहलाता है? 10 नंबर है, तो वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है जी? वक्रता केंद्र कहलाता है। किसी भी गोलीय दर्पण का ऐसा हो, यहाँ पे जो होता है उसको वक्रता केंद्र सी से डिनोट करते हैं। बी फॉर बॉल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है यहाँ पे जो है 11 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष के समानांतर कुछ किरणें परिवर्तित होने के बाद एक बिंदु पर मिलती है, यह एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यह बिंदु क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है जी? क्या कहलाता है? तो मुख्य फोकस कहलाता है, मुख्य फोकस से गुजरती है, तो यहाँ पे मुख्य फोकस हो जाएगा बिल्कुल सी फॉर कैट, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 12 नंबर, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाला सीधा रेखा क्या कहलाता है? तो मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है जी? मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, मुख्य फोकस नहीं जी, मुख्य फोकस नहीं, मुख्य अक्ष कहलाता है। यहाँ पे देखिए ध्रुव और जो है वक्रता त्रिज्या, यहाँ पे सेंटर और से ध्रुव से गुजरता है, इसको क्या कहते हैं जी? मुख्य अक्ष कहते हैं इसको। यहाँ पे कोई दर्पण है, मान लीजिए उत्तले दर्पण है, अवतले दर्पण है, तो ऐसे, तो यहाँ पे ध्रुव हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? सेंटर हो गया। ठीक है, थोड़ा गलती बोल दिए थे। चलिए जी 13 नंबर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? 13 नंबर प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो सदैव ऋणात्मक होती है। सदैव क्या होती है जी? ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की बात कर रहा है, तो अवतल दर्पण हम लोग यहाँ से जो है क्या देखते हैं? इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है, तो क्या वहाँ फोकस दूरी यहाँ पे होता है फोकस एफ, तो इधर क्या होगा जी? ऋणात्मक होगा। क्या हो जाएगा? सदैव ऋणात्मक होता है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच कैसा संबंध होता है? वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच, तो एफ बराबर r/2 होता है, या कह लीजिए कि r बराबर 2f होता है। यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। 15 देखते हैं यहाँ पे, एक बीम को अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा गया है, यानी कि ध्रुव को रखा गया है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एक बीम का मतलब जी वस्तु होता है, तो रखा गया है तो कहाँ बनेगा जी?
तो दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ पे बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। C4 कैट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, अवतल दर्पण के निम्न में अवतल दर्पण निम्नलिखित में से किस स्थिति में आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो कब बनाता है जी? तो जब बिंब यानी कि जब प्रतिबिंब P तथा F के बीच होता है। कहाँ दिया है? यहाँ पर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, डी हो जाएगा। जब क्या होता है जी? जब वस्तु, यहाँ पे बिंब का मतलब जी वस्तु जब P और तथा F के बीच होता है तब वो ऐसा प्रतिबिंब बनता है। चलिए जी, अगला प्रश्न आपके सामने है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? टर्च में या सेविंग टर्च में या दांत भी विशेषज्ञ द्वारा उपयोग दर्पण या उपयुक्त सभी? तो कहाँ पे किया जाता है? सभी जगहों पे किया जाता है। इसमें जितना जगह है तो सभी जगह, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या चीज का? 17 का। 18 देखते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो हमेशा आभासी होता है। क्या होता है जी? आभासी होता है, सीधा भी होता है और आकार उसका छोटा भी होता है। सही है सब, यानी कि डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके लिए भी डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके लिए भी। चलिए जी, अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरी कैसी मानी जाती है? तो धनात्मक मानी जाती है। ऊपर ऐसे नापते हैं तो ये हमारा प्लस हो गया, ये नीचे माइनस, इधर प्लस हो गया, इधर माइनस, ठीक है ना। तो क्या होती है जी? ऋणात्मक होती है। चलिए जी, 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कारण से पानी में ढेरी रखी कोई पेंसिल टूटी हुई प्रतीत होती है? तो ये होता है अपवर्तन के कारण। किसके कारण जी? अपवर्तन के कारण। अगर मान लीजिए बाल्टी में यहाँ पे कोई सिक्का, यहाँ नीचे सिक्का रखते हैं तो ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा, लगेगा कि थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, तो वो अपवर्तन के कारण होता है, अपवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे है 20 नंबर। चलिए जी, आज की क्लास में हम लोगों ने 20 प्रश्न प्लस में 7 जो है प्रश्न देखा सब्जेक्टिव और 20 जो है ऑब्जेक्टिव देखा। तो यहाँ इसको जो है रट लेना है जी, ध्यान रखना है इसको। 1 से 2 बार आप वीडियो को अवश्य देखिए। यहाँ तक अगर पहुँच गए हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो। और सपोर्ट करने के लिए क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और जो है अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि उनको जो है इसका लाभ मिल पाए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।